हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th सीबीएसई के लिए सोशल की क्लास है। पिछली कक्षा में आपने जो है संघवाद के भारत के संदर्भ में संघवाद पढ़ा और आज की कक्षा में भारत में संघवाद की सफलता के क्या क्या कारण हैं, इनको कैसे संघवाद भारत में जो है कार्य कर रहा है या कौन कौन सी नीतियों में बदलाव करके जो है वो संघवाद को सफल बनाया गया, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले अगर आप देखेंगे तो भारत में मुख्यतः 3 ही प्रांत थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में बहुत सारे प्रांतों का गठन हुआ और बहुत सारे प्रांतों की सीमाएं बदली, नए नए प्रांतों नाम बदले, अनेक प्रांतों के नाम बदले गए और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई। अगर आप 1947 का राजनीतिक मैप भारत का उठा के देखें और 2006 का, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अंतर आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह के जो बदलाव किए गए उसका मुख्यतः कारण क्या रहा होगा, इन सब चीज़ों पे विचार करना जरूरी है। भारत जो है भाषाई विविधता वाला देश है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन भारत में जो है वो हिंदी जो है वो 40% लोगों की राजभाषा है और बाकी सारी क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो भारत के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें हिंदी भी है। अंग्रेजी का जो प्रयोग था वो ऐसा प्रावधान किया गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने बड़ा विरोध किया, तमिलनाडु ने बड़ा इसका विरोध किया। तो स्थिति ये हुई कि अंग्रेजी के प्रयोग को बंद नहीं किया गया, बल्कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आप देखिए, सरकारी कामकाज जो है वो हिंदी में भी होते हैं और अंग्रेजी में भी होते हैं। एक तरफ तो हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ किसी भी भाषा को जो है उसको जो है वो उसको दबाया नहीं जा रहा है या हिंदी को किसी राज्य के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि भारत में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा न हो। एक तरफ हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदी को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अपने राज्य की भाषाएं हैं, वहाँ के राजकीय कामकाज जो है वो उनकी भाषा में होते हैं, उसके लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो इस तरह की जो नीति है, इस तरह की जो नीति है भाषा को लेकर के, वो सारे लोगों की विविधता को एकत्रित करने की और उनका सम्मान करने की है, जिससे भारत में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा नहीं होती है। अब आइए केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं। आज़ादी के कुछ वर्षों के तक जो है ये स्थिति थी कि एक ही पार्टी का वर्चस्व था, तो राज्यों की जो स्थिति थी वो अपने स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि जो सरकारों को भंग करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया था, केंद्र सरकार ने उसका दुरुपयोग करके समय समय पर राज्यों को जो है वो उनकी विधानसभाओं को भंग किया, उनकी सरकार को गिराया। लेकिन ये शुरुआती दौर की बात थी, जब एक ही पार्टी का वर्चस्व था जो है और उस मेजोरिटी में आती थी, मैक्सिमम सीटें जीतती थी, तो उस पावर का वो दुरुपयोग करती थी। लेकिन 1992 के बाद स्थिति बदली, गठबंधन सरकारें अस्तित्व में आने लगी। किसी भी सरकार को लोकसभा में, किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में छोटे छोटे तमाम क्षेत्रीय दलों को मिला करके गठबंधन किया जाता था और सरकार बनाई जाती थी। अब इस स्थिति में क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान होता था, जो राज्य की इकाइयां हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता था
उनको भी जो है सत्ता में भागीदारी मिलती थी। इस तरह से लोकतंत्र की जो इच्छा है और संघीय शासन व्यवस्था का जो मूल है वो पूरी तरह से संतुष्ट होता था। तो केंद्र राज्य संबंध भी संघवाद को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात अगर हम करें तो भारत में जैसा कि 2 स्तर की सरकारों की परिकल्पना थी मूल संविधान में, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए केवल 2 स्तर की व्यवस्था से काम नहीं चलना था। इसलिए 1992 में तीसरे स्तर की व्यवस्था की गई, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय की व्यवस्था की गई। इसके पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी, ग्राम प्रधान हुआ करते थे, सरपंच होते थे, लेकिन वो उसमें कोई वैधानिक पावर नहीं थी उनका समय समय पे चुनाव नहीं होता था, उसमें जो है वो आरक्षण की नीति का पालन नहीं होता था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन 92 के बाद संविधान में संशोधन करके और इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया। अब जो स्थानीय स्वशासन है उसमें जो है स्थानीय निकायों के समय समय पर चुनाव होते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए उसमें सीटों पर आरक्षण है। 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए, 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई हैं और उनके लिए फंड की व्यवस्था, उनके लिए वित्त की व्यवस्था की गई, उनके लिए उनको वित्तीय पावर दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो स्थानीय निकाय है उनको मजबूत करने के लिए किया गया है। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं वो उनकी पकड़ में है, तो इसलिए तीसरे स्तर की सरकार को मजबूत करना ये सत्ता के विकेंद्रीकरण को सफल बनाता है। आइए इसको डिटेल देखते हैं। देखिए, भारत में संघीय ढांचे की सफलता के लिए भाषा नीति, अभी हमने बताया किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। यह बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार अन्य राज्यों पर हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपनाकर भारत को गृह युद्ध की स्थिति से बचाया। ये हो गया भारत की भाषा नीति। अब आइए भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है उनको देखने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता है 2 स्तर की शासन व्यवस्था, यानी 2 स्तर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं। शक्तियों का बंटवारा के केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई हैं और राज्य सरकारों को दी गई हैं, सब अपने अपने मामले में स्वतंत्र हैं। कठोर संविधान, हमारा संविधान जो है उसकी प्रकृति कठोर है। शक्तिशाली न्यायपालिका, न्यायपालिका को शक्तिशाली किया गया है, वो किसी को भी जो है वो रिमांड पर ले सकती है अगर गलत करता है। वित्तीय स्वायत्तता, सब अलग अलग शक्तियाँ जो है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है तो अलग अलग स्तर की सरकारों को उनको वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में पहले उसका अपना संविधान था, लेकिन 370 हटने के बाद संविधान खत्म हो गया। बाकी सारे राज्यों का केवल जो भारत का संविधान है वही लागू होता है, उसी के प्रावधान लागू होते हैं। और केंद्रीकृत संघवाद, यानी केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है राज्यों की अपेक्षा। ये आपका भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हो गई। ठीक, देखिए भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण
स्थानीय पहला जो है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है और राज्य सरकारों को अपनी राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ेगा। सत्ता की भागीदारी हर राज्य में अलग अलग है। बच्चों, आपने ये सत्ता का विकेंद्रीकरण और संघवाद की सफलता के लिए भारत में क्या क्या भाषा नीति अपनाई गई या और चीज़ों में क्या परिवर्तन किया गया, क्या समय समय पर चीज़ों को इंक्लूड किया गया, वो आपने देखा। अब ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, संघवाद। इसमें और भी चीज़ें हैं जो भी जैसे पंचायतों के बारे में और नगर पालिकाओं के बारे में, इनको बुक आप अध्ययन करिए तो सारी चीज़ें मिलेंगी। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसमें से, और बाकी सारे अभ्यास के क्वेश्चन वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी ये आपको 2 क्वेश्चन हमारी तरफ से, अब बाकी पीछे बुक के पीछे जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको भी आपको सॉल्व करने हैं। तो आइए 2 क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में संघीय ढांचे की सफलता के लिए किस भाषा नीति का प्रयोग किया गया। दूसरा, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अलावा जो अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न हैं उसको भी करिएगा। स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक राजनीति में जो है आपका 1 यूनिट खत्म हो गया। अब जियोग्राफी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, उसके लिए आप बुक अरेंज कर लीजिए। अगली वीडियो जो बनेगी वो उसी से संबंधित बनेगी। बच्चों, मैंने तमाम चीज़ें नोट्स के माध्यम से आपको अवेलेबल कराया है, और जहाँ भी ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट ले करके उसको जो है नोट्स आप बना सकते हैं, या वीडियो को रोक करके पूरा पेज आपको मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए, बुक्स का अध्ययन करिए, उसमें से भी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और ढंग से आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सब तैयार हो जाएगा। आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।